Shikal, Adab, Namaskar, hello to all. As you know, I'm Nazuk Shampuri on your favorite show Truth of IELTS. आज हम बात करने जा रहे हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कोई भी बच्चा बहुत इजीली 7, 7.5, 8, 8.5 और 9 बैंड स्कोर कर सकता है अगर उसको उसकी टेक्निक्स और टिप्स के बारे में पता हो, जिनमें से आज मैं 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ स्पेलिंग। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है कलर। एक उसके स्पेलिंग है COLOR, एक है COLOUR। My smartphone says it is COLOR, but since my childhood I have learned only one spelling, that is COLOUR. Now what is the difference? My dear students, let me clear you. There are 2 kinds of English. One is British English, another one is American English. COLOR is an American word and COLOUR is a British English word. Both words are totally correct when it comes to your listening test. So confuse नहीं होना है कि कौन सा शब्द हम लिखें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या ये शब्द सही है, क्या ये शब्द गलत है। दोनों वर्ड सही है, बट आपको उन वर्ड्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं फोनिक्स की, जिसे कहते हैं साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स, जो ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, क्योंकि लिसनिंग में वो बहुत ही ट्रिकी चीज़ें यूज़ करते हैं टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। उनमें से अगर हम नंबर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 5050 एंड 1515, इन दोनों में क्या डिफरेंस है जब आता है इंग्लिश एक्सेंट में वो बोलते हैं। When they say 50, तो वो पहले 3 शब्द FIF पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल I got $50, फिफ। अगर वो इन वाले शब्द बोलते हैं तो वो लास्ट 4 शब्दों पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल I got $5, टीन। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी बारीकियाँ ही हैं जो आपको लिसनिंग में ज़्यादा बैंड स्कोर करवाएंगी। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, जिसका मैंने सिर्फ अभी 1% ही बताया है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे लिसनिंग के MCQs की, मैथ्स की, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। टिल देन डू वेट फॉर माई वीडियो, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। नाजुक दिस साइड ऑन योर फेवरेट शो ट्रुथ ऑफ IELTS। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग टेस्ट की। क्या हम स्पीकिंग टेस्ट में एग्जामिनर को क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह सकते हैं? वेल, स्पीकिंग टेस्ट लिसनिंग टेस्ट की तरह नहीं है। इट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन। Sometimes native speakers have to ask each other to repeat themselves from time to time. Even आप एग्जामिनर को वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकते हैं, बट 1 word per question. Make sure don't abuse this privilege. Use it when you need it. एक बारी मेरे एक स्टूडेंट थे जिनको स्कॉटिश एक्सेंट के एग्जामिनर आए एंड उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था उस एक्सेंट को समझना। Even she had never heard someone from Scotland and that it really put her off. Instead of asking the examiner to repeat the question, she said nothing. So don't do this in your speaking test. You can ask the examiner by saying pardon, or you can ask the examiner by saying may you please repeat this line. So don't hesitate. Your band is in your hands. I hope this information will help you. Till then, this is Nazuk signing off. Bye bye. Take care. All my favorite people, I Nazuk welcome you all on the topmost program of IELTS, that is Truth of IELTS. Today we are going to talk about writing task 2. People believe that they should use big words and insert them into their writing task 2. Students का मानना है इससे एग्जामिनर को इम्प्रेस किया जा सकता है। अगर आप ये करते हैं
तो बहुत ही अननेचुरल लगता है, प्लस आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन को भी ये सफर कर सकता है। Learning a lots of words and dropping them into your essay without really thinking about the meaning of the word will definitely cause you big problems. मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की नोटबुक्स देखी हैं कि वो पेरेंट के सिनोनिम यूज़ करते हैं, मतलब कि पर्यायवाची शब्द जो कि होते हैं केयरटेकर, गार्डियंस, जो कि टोटली गलत है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मुझे एक पार्टी में जाना है एंड मुझे मेरे बच्चे के लिए कोई देखभाल के लिए चाहिए, तो मैं किसी को बुलाऊंगी और उसको मैं एक वर्ड दूंगी केयरटेकर। क्या वो केयरटेकर मेरे बच्चे की माँ है? नहीं, ये गलत है। अगर मैं गार्डियन की बात करूं, आप सबको याद होगा कि स्कूल टाइम में हमें एक स्कूल की डायरी मिलती थी जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखते थे, प्लस लास्ट में वहाँ पे एक मेंशन किया जाता था पेरेंट सिग्नेचर और गार्डियन सिग्नेचर। पेरेंट की जगह हमारे माँ बाप साइन करते थे एंड गार्डियन की जगह हमारे अंकल, दैट मीन्स ताया जी या चाचा जी साइन किया करते थे। क्या आपके ताया जी या चाचा जी आपके फादर है? नहीं, तो फिर हम ये शब्द पेरेंट का सिनोनियम क्यों यूज करते हैं? ये गलत है। सो प्लीज यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑन एप्रोप्रिएट प्लेसेस। नाउन की जगह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जगह वर्ब यूज नहीं कीजिए, इससे आपके बैंड्स डिडक्ट होंगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ आती, वो पर्सनली हमें विजिट कर सकते हैं। टिल देन, दिस इज नाज़ो साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। आदाब, नमस्कार, हेलो टू ऑल। आई नाज़ुक वेलकम यू ऑल इन द अनदर एपिसोड ऑफ ट्रुथ ऑफ आइल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 चेक कैसे होता है। अगर आप सबने देखा हो अपनी राइटिंग टास्क 2 की शीट, तो उसमें लास्ट में एक चीज लिखी होती है फॉर एग्जामिनर यूज ओनली, जहाँ पे लिखा होता है एग्जामिनर 1 और उसके नीचे होता है एग्जामिनर 2। उसमें जो चीजें मेंशन होती हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो वहाँ पे लिखी होती है दैट इज TR, मतलब टास्क रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि आपकी इंट्रोडक्शन, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपने इंट्रोडक्शन में वो चीज एक्सप्लेन की है कि क्वेश्चन किस बारे में है, कौन सा वो ऐसे है, क्या आपसे डिमांड की गई है। अगर आपने ये सारी चीजें मेंशन की हैं, तो आपको टास्क रिस्पॉन्स में प्रॉपर बैंड्स मिलेंगे। उसके बाद जो अगला शब्द है वहाँ पे दैट इज CC, मतलब कोहेरेंस एंड कोहेजन। इसका मतलब है पॉइंट विद द सपोर्टिंग आइडिया। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। अगर मैं कहूँ बलविंदर बहुत अच्छा लड़का है, सारे लड़के अच्छे हैं तो बलविंदर ही क्यों अच्छा लड़का? बलविंदर इसलिए अच्छा क्योंकि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। सो आई गॉट द सपोर्टिंग आइडिया फॉर दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे ही राइटिंग टास्क 2 में हमें पॉइंट के साथ सपोर्टिंग आइडिया देने होते हैं। आगे बात करते हैं LR, जिसका मतलब है लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब सही शब्दों का प्रयोग सही स्थान पर। नाउन की जगह नाउन, वर्ब की जगह वर्ब और एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव। कई बार बच्चे इन्हें आगे पीछे कर देते हैं, जिसके कारण उनके राइटिंग टास्क 2 में बैंड्स डिडक्ट होते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा, फिर भी IDP और BC वालों ने बैंड्स नहीं दिए। बट इसके पीछे ये कारण है। आइए उसके आगे बात करते हैं GRA, मतलब ग्रामर। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग टास्क के लिए, क्योंकि उसके एक सिंगल वर्ड से बात का मतलब टोटली चेंज हो जाता है। जैसे he ate food, मतलब उसने खाना खाया था। He was eating the food, मतलब वो खाना खा रहा था। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। हम सभी जानते हैं राइटिंग टास्क 2 की वर्ड लिमिट है 250 to 270, बट अगर वो अंडरलेंथ लिखी जाती है, अगर 250 से शब्द कम होते हैं तो उसकी पड़ती है पेनाल्टी। पेनाल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ टॉपिक। अगर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी के रिलेटेड हमने BP1 मतलब बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 में मेंशन किया है,
या नहीं किया है, उसके अलावा हम कोई और बातें कर रहे हैं, कोई और कहानियां लिख रहे हैं, तो वो ऑफ टॉपिक पे आ जाता है। उसके बाद जो अगला शब्द है दैट इज मेमोराइज, मतलब आपने क्या वही शब्द लिखे हैं, वही लाइनें क्या रिपीट की हैं, तो इसके भी आपके बैंड्स डिडक्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलिजिबल, मतलब हैंड राइटिंग। अगर आपका शब्द एग्जामिनर को पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है तो उसके भी बैंड डिडक्ट होते हैं। हैंड राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके राइटिंग टास्क में। काफी बच्चों को इन चीजों के बारे में नहीं पता है। उनका मानना है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं, हम टफ से टफ वर्ड यूज करते हैं, इससे हमें बैंड्स मिलेंगे। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। जो शब्द मैंने आपको बताए वो आपकी राइटिंग शीट्स में पेपर वाले टाइम पे मेंशन है और इसी के ऊपर आपकी राइटिंग टास्क 2 चेक होती है। सो प्लीज ऐसी बातों में मत आओ कि हम टफ वर्ड्स यूज करें, औखी लाइन आप यूज करिए तो सानू बैंड्स मिल जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो। नेक्स्ट टाइम हम फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे। टिल देन, दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Hello to all my favorite people. Welcome to all on your favorite show that is Truth of IELTS. आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की। 12th स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर वो वाइड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करें तो उससे उनके बैंड ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू एरर फ्री। अगर राइटिंग में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो आपको 2 चीज़ों के ऊपर जज किया जाता है। पहला, ability to use wide range of grammatical structure, दूसरा ability to write error free sentences। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं तब हम ज़्यादा करीब हैं मिस्टेक्स को कमिट करने में। अगर मेरी माने तो हम वो ग्रामर यूज करें जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करेंगे और अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस डालेंगे तो उससे ज़्यादातर क्या होगा, हम ज़्यादा करीब होंगे मिस्टेक्स कमिट करने में और जिससे हमारे बैंड्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो बेटर है अगर आप लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करें एज कंपेयर टू वाइड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि बेटर है आप सेफ साइड पे खेलें, अपने बैंड्स डिडक्ट ना होने दें। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। टिल देन, दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर। नाजुक दिस साइड ऑन योर फेवरेट शो दैट इज ट्रुथ ऑफ IELTS। आज हम बात करने जा रहे हैं होमोफोन्स की। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट टेंसेस, वॉइस या प्रेपोजिशंस करवाते हैं, बट होमोफोन्स बहुत जरूरी हैं व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग, योर लिसनिंग एंड योर राइटिंग टास्क। होमोफोन्स का मतलब क्या है? होमोफोन्स का मतलब है वो शब्द जो बोलने में और सुनने में एक लगे बट उनके स्पेलिंग्स और उनका मतलब डिफरेंट हो। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ADVICE एडवाइस, ADVISE एडवाइस, C और S वाला। इसमें डिफरेंस क्या है गाइस? इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे? जो ADVICE है वो है नाउन, उसका मतलब है सलाह। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। बट ADVISE का मतलब है सलाह देना। दिस इज वर्ब, क्रिया, कोई सलाह दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे सलाह दी थी। और अगर हम बात करें अफेक्ट, AFFECT और EFFECT में डिफरेंस क्या है? E वाला जो है वो है नाउन, प्रभाव। A वाला है वर्ब, अगेन क्रिया, प्रभाव डालना। अगर मैं इसके आगे बात करूं, बेल हम सबने सुना है, बेल, जमानत। बट BALE बेल, ये भी एक बेल है। इसका क्या मतलब हुआ?
वेल इसका मतलब हुआ गांठ। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 2 bales ऑफ कॉटन। ऐसे ही इस तरह के ही कई शब्द हैं जो लिसनिंग में यूज होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लिख देते हैं, जिनका मतलब टोटली गलत होता है। एंड जब बच्चे क्लासेस में लिसनिंग के दौरान अपने ट्रेनर्स को पूछते हैं, जी इसमें और इसमें क्या अंतर है, आगे से जवाब आता है, जी ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यही आंसर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। होप आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प की होगी, बट मैंने इसका थोड़ा सा ही आपको बताया है। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड, तो प्लीज बी फील फ्री टू कॉल मी ऑन द गिवन नंबर, दैट इज 9216609206। एंड आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। टिल देन, दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, हाय, हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ ट्रूथ ऑफ आइल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बैंड्स कम क्यों आते हैं। वेल, आजकल हर कोई आइल्स कर रहा है एंड जब उनका बाहर का प्लान नहीं बन पाता या कैंसिल हो जाता है, तो वो अपने ही सिटी में एक आइल्स इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं। अब गौर करने की बात ये है कि जिस बच्चे के 7 बैंड्स आए हैं, क्या वो एक वीक स्टूडेंट को सेंटेंस फॉर्मेशन या आइल्स क्रैक करवा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी, नहीं, बिल्कुल नहीं। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इट कुड नॉट बी पॉसिबल। इंग्लिश अच्छी होने से कुछ नहीं होता। हर कोई ट्रेनर नहीं बन जाता, क्योंकि पढ़ाना भी किसी किसी को आता है। ऐसी जगह ज्वाइन कर लेना और गेम्स खेल के मूवी देखने चले जाना या फन करने से आपके बैंड्स कहाँ से आएंगे? इससे आप अपने माँ बाप के पैसे ही वेस्ट कर रहे हैं और जो कभी नहीं वापस आने वाला आपका अपना टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस गाइस, एज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो प्लीज़ ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनमें मैनेजमेंट स्किल्स हैं और जो आपके रिजल्ट के लिए हैं, जो आपके रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट लेके आते हैं। हमने फन नहीं करना है, इससे सिर्फ आपका करियर ही खराब हो रहा है। आई होप आप अपनी लाइफ का डिसीजन वाइजली लेंगे। टिल देन, दिस इज नाजुक signing off. Goodbye, take care. Hi all, this is Nazuk again on your favorite show, that is Truth of Iles. आज हम बात करने जा रहे हैं आपके लिसनिंग के मैप्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जब बात की जाती है लिसनिंग के मैप्स की, एंड कईयों ने तो इसको हुआ बना के रखा है। गाइज, मैप्स बहुत ही इजी हैं। अगर आपको मैप्स सच में लगता है टफ हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, काइंडली फॉलो दैट। पहली चीज़, यू हैव टू बी वेरी गुड विद द ट्रांसलेशंस एंड विद योर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब आपकी माँ बोली। उसके बाद आपको डायरेक्शन के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ऑपोजिट, बिलो, ओवर, इन सब के आपको सिनोनिम्स ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप मैप करने लगे हैं तो। इसके अलावा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मैप देखते हैं, जिसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको दिखेगा कि एक रोड है, रोड के आगे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने कार पार्क है। अगर हम एंट्रेंस के राइट हैंड साइड देखें, एक फिलअप है, और राइट हैंड साइड फिलअप के बिल्कुल ऑपोजिट एक और फिलअप है, और वो एंट्रेंस के लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो मैप को बहुत ही बारीकी से समझना ज़रूरी है। हमें हमेशा मैप वाले क्वेश्चन से पहले 10 to 15 सेकेंड्स दिए जाते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। तो इन 10 to 15 सेकेंड्स में हम अपनी प्रैक्टिस करके हैबिट बनाएंगे कि हम मैप को अच्छी तरह समझें। 15 फिलअप के आगे मैं देखूं तो हमें दिखेगा एक वर्क ऑफिस। वर्क ऑफिस के बिल्कुल ऊपर है स्टेबल्स, दैट इज घोड़ों का तबेला। उसके ऊपर फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे एक फिलअप है, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट है ग्राइंडिंग शॉप, एंड ये ग्राइंडिंग शॉप है रिवर के पास।
तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है मैप में कि कौन सी चीज़ किस कॉर्नर में कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन पे है, तो आप इजीली बैंड स्कोर कर सकते हो मैप्स में। आई होप ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प की होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो वो पर्सनली ट्रेनिंग भी ले सकते हैं हमसे डैफोडिल्स में, और या हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर जो है 9216609206। Till then, this is Nazuk signing off. Bye-bye and take care. Hi everyone, Nazuk this side on your favorite show Truth of IELTS. आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि है स्पेलिंग्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है कि उन्हें स्पेलिंग्स याद नहीं होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे एक टेक्निक होती है एंड स्पेलिंग्स को याद करने के लिए भी एक टेक्निक होती है। इवन हम वो स्पेलिंग्स डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है आपकी लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में। तो आइए पहले शब्द की बात करते हैं। फर्स्ट इज एकोमोडेशन। सो द वेरी इजी मेथड टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेशन इज 2 C's and 2 M's, यानी कि 2 C and 2 M आते हैं इसके अंदर। 1 C या 2 M नहीं होता है, या 2 M और 1 C नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्पेलिंग इज अचीव। बहुत ही प्यारी टेक्निक है इसकी, I बिफोर E। ज़्यादातर कंफ्यूजन I और E में ही होती है, तो हमने ये याद रखना है कि अचीव में पहले I आएगा फिर E आएगा। नेक्स्ट इज अक्रॉस, 1 C and 2 S। नेक्स्ट इज एग्रेशन, 2 G's and 2 S. Another one is apparently, ends with E-N-T-L-Y, not A-N-T-L-Y. Another word is appearance. Again, it ends with A-N-C-E, not E-N-C-E. The very interesting word is argument. So बहुत सारे स्टूडेंट्स है A-R-G-U-E लिख देंगे, तो जो कि गलत है। आर्ग्यूमेंट में A-R-G-U-M-E-N-T होता है, E नहीं आता है। Another one is beginning, double N before ing, believe, I before E, business, start with B-U-S-I-N-E-S-S और start with B-U-S-I. So कोई भी स्टूडेंट्स हो जिनको स्पेलिंग्स याद नहीं हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग्स हैं, तो प्लीज फील फ्री to visit us or to call us. We are there to help you. Till then, this is Nazuk signing off. Take care. Goodbye. Hello to all. Welcome to your favorite show, Truth of IELTS. As you know, I'm Nazuk and today I'm going to discuss about spellings. Yes, spellings play an important role when it comes to IELTS. और हम वो स्पेलिंग्स की बात करेंगे जो आपके लिसनिंग में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो थैंक्स टू आवर फोन्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अनदर एप्स जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं स्पेलिंग्स की। पहला वर्ड है कलीग, विच इज़ वेरी कॉमन वर्ड व्हेन इट कम्स टू योर ऑफिस, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। तो कलीग की स्पेलिंग्स कैसे याद करें, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं E-A-A-E। So it's C-O-L-L-E-A-G-U-E and E-A in the middle. हमने ये याद रखना है कि E-A जो है वो मिडल में है। Another word is coming, जो राइटिंग में बहुत कॉमन है, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल M लगाना है, क्या करना है। So coming में सिंगल M है। Another word is committee, where we have 2 M's, 2 T's and 2 E's. Another word is completely. Just remember that we are going to end it with ELY. Another word is definitely. पहली चीज definitely में A नहीं आता है, it's DEFINITELY. Remember, ending with ELY. Another word is disappear. It has 1 A and 2 P's. Another word is disappoint. 1 S and again 2 P's. Another word is finally. So we have 2 L in finally. Another word is foreign. We have E before I. So don't get confused कि I कहाँ पे लगाना है, E कहाँ पे लगाना है। तो हमने E को I से पहले लगाना है, before मतलब पहले। और जो सबसे कॉमन वर्ड है
जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो है गवर्नमेंट। सो गाइस याद रखना है गवर्नमेंट में एन पहले आएगा और एम बाद में। द स्पेलिंग जो है गवर्नमेंट के GOVERNMENT। आई होप आपको ये स्पेलिंग्स थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने याद भी कर लिए होंगे इस वीडियो के साथ साथ। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या हमारे किसी भी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। टिल देन दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड टेक केयर। नाजुक दिस साइड ऑन योर फेवरेट शो ट्रूथ ऑफ आइल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, मतलब अंग्रेजी में शब्दों के उच्चारण की। बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप गलत प्रोनाउंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड, इट्स होराइजन नॉट हॉरिजोन। द सेकंड वर्ड इज शेड्यूल नॉट स्केड्यूल एज पर ब्रिटिश एक्सेंट। द थर्ड वर्ड इज कैश not catch. Next is fragile, not fragile. Another one is algae, not algae. Another one is either, not either. Next is espresso, not espresso. तो कभी भी आप अपनी कॉफी शॉप पे जाएं किसी भी, तो उसको ये नहीं कहना है कि एक espresso दे दो, it's espresso. Another word is gif, not gif. It's meme, not meme. The last but not the least, it's status, not status. Thank you so much. अगर कुछ शब्दों के लिए आपको confusion है और आपको लग रहा है कि आप गलत pronounce करते हो, तो feel free to talk us on 9216609206. Till then, this is Nazuk signing off. Goodbye. नाजुक दिस साइड ऑन योर फेवरेट शो ट्रूथ ऑफ आइल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इडियम्स की। क्या हमें बहुत सारे इडियम्स याद करने चाहिए, उनके रट्टे लगाने चाहिए सो दैट हम बैंड स्कोर कर सकें? ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ इडियम्स याद कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो व्हेन इट कम्स टू योर राइटिंग टास्क और योर स्पीकिंग टास्क। तो हम कुछ इडियम्स डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट है at the bottom of the ladder, मतलब lowest level पे। इसको आप टास्क 2 में यूज कर सकते हैं। For example, initially the progress was at the bottom of the ladder. See, it's very simple. शुरुआती तौर पे जो प्रोग्रेस थी वो पहली सीढ़ी पे ही थी, मतलब बहुत कम थी, lowest level पे थी। Another one is a red letter day. For example, 26th January is a red letter day in India. Another one is ball of fire, means full of energy, active. You can use it in your speaking task whenever you'll get any topic on your best friend or any other individual. So you can use that line, my best friend is a ball of fire. मतलब मेरा जो best friend है बहुत energetic है, बहुत active है. Another one is lion's share, मतलब एक बड़ा हिस्सा। इसे हम टास्क 2 में भी यूज कर सकते हैं, इवन टास्क 1 में भी यूज कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में भी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, हिज अंकल गॉट अ लॉन्स शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे राइटिंग टास्क के लिए, अपने स्पीकिंग टास्क के लिए। इन केस आपको फिर भी समझ नहीं आए कि मैं कैसा इडियम कैसे यूज करूं, तो गाइज यू आर मोस्ट वेलकम इन डैफोडिल्स, or you can call us at 9216609206. Till then, this is Nazuk signing off. Bye bye. Take care. Hey everyone, this is Nazuk on your favorite show Truth of Iles. आज हम बात करने जा रहे हैं idioms की। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे कुछ इडियम्स एंड स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड स्पेशली हमारी क्लासेस भी लग रही हैं बच्चों ने याद करने के लिए कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, सेशंस लगा रहे हैं। तो आइए कुछ और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किथ एंड किन्स मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अनदर वन इज थिक एंड थिन्स मतलब अच्छा या बुरा। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे
My kith and kins were always with me in my thick and thins. मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव हमेशा मेरे साथ थे जब भी मेरे पे बुरा या अच्छा वक्त आया. इसके अलावा spill the beans मतलब expose the secret. हम इसे यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग टास्क में भी. फॉर एग्जाम्पल, at the age of 9 when I did a mistake, my father said, now you have to spill the beans. मतलब अब आपको एक सीक्रेट जो है अपना एक्सपोज करना पड़ेगा. इसके अलावा मैन ऑफ हिज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोदी और मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. सो ऐसे छोटे छोटे हम यूज कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में और अपने स्पीकिंग में और अपने डे टू डे लाइफ में. जस्ट इससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इंप्रूव होगी और इम्प्रेसिव होंगी. अगर फिर भी कोई स्टूडेंट है जिसको दिक्कत है तो हमारे जो सेशंस हैं वो चल रहे हैं इडियम्स के, आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं. टिल देन, दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ. गुड बाय, टेक केयर. Hey everyone, Nazuk this side and yes, I'm on your favorite show, Truth of IELTS. आज हम बात करने जा रहे हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में. आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, बट नहीं गाइस. जब आप डे टू डे किसी से बात करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में या आप लिखते हो तो उसमें आपकी ये मिस्टेक्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं. जैसे कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है रीड वाले फॉर्म में. रीड रेड रेड होता है, बट बहुत स्टूडेंट्स हैं जो रेड को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रीड ही बोलते हैं, जो कि गलत है. इसके अलावा क्विट क्विट क्विट, पुट पुट पुट. पता नहीं कौन से लोग हैं जो पुट इट सिखा रहे हैं. पुट इट ऐसा कोई शब्द है ही नहीं है. सो प्लीज गलत चीजें मत याद करें. ईट, एट, ईटन, लेट लेट लेट, लेटेड. आई डोंट नो ऐसे कौन से ट्रेनर्स हैं, कौन से लोग हैं, कहाँ पे सिखा रहे हैं बच्चों को, जो कि टोटली गलत सिखा रहे हैं. उनके खुद के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं. तो प्लीज़ बच्चों को ऐसे गाइड ना करें. गाइस, थोड़ा सा आप लॉजिक लड़ाइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो किसी एक्सपीरियंस के पास आप जाएं या गूगल करके एक बारी चेक कर लें, पर गलत यूज़ ना करें किसी भी शब्द का. इसके अलावा टेल, टोल्ड, टोल्ड, हर्ट हर्ट हर्ट. तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा शब्द हैं जिसे आप याद कर सकते हैं और इनको याद करने का भी बहुत एक ईजी तरीका है. ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ ही याद कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है. हमें वो शब्द याद करने हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, अपने आइल्स में यूज़ कर रहे हैं. सो गाइज, अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी लगती है, आप हमारे ग्रामर सेशंस अटेंड कर सकते हैं जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे. तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी तो हेल्प ज़रूर करेगा. Till then, this is Nazuk signing off. Bye-bye. Take care. Welcome to your favorite show, Truth of IELTS. I, Nazuk. Today I'm going to discuss about the speaking test. Speaking test मैं already discuss कर चुकी हूँ, तो आज मैं क्या नया discuss करूँगी? Well, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि स्पीकिंग टेस्ट के दौरान प्रोसेस क्या होता है. वेल, सबसे पहले हमें चाहिए हमारा पासपोर्ट. उसके बाद हमें चाहिए अपना एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट मीन्स जब हम डेट बुक करवाते हैं उसके बाद हमें आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक मेल आती है जिसमें वो लिखते हैं कि इस दिन हमारा पेपर है और इस होटल में या इस जगह पे होगा और इतने बजे होगा. तो उसका हम प्रिंट आउट लेते हैं, दैट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट. हमें वो लेके अपने एग्जाम एरिया जहां पे भी हमें लोकेट किया हुआ है वहां पे जाना है. एट देयर दे विल टेक योर पासपोर्ट, दे विल गिव यू कैंडिडेट नंबर. अगर आपका एग्जाम स्पीकिंग का पहले है तो दे विल प्रोवाइड यू द कैंडिडेट नंबर. अगर आपका इससे पहले अपना रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग टेस्ट हो चुका है तो आपके पास ऑलरेडी अपना कैंडिडेट नंबर है. इसके बाद आपको एक रूम में भेजा जाता है जहां पे हमारे एग्जामिनर्स होते हैं. वहां पे आपको नॉक करना होता है. नॉक करने के बाद दिल डेफिनेटली से कम इन. वहां पे जाके आपको तब तक नहीं बैठना जब तक वो आपको बैठने के लिए ना कहें. दिल डेफिनेटली से टेक अ सीट, हैव अ सीट. तब आप बैठेंगे. उसके बाद दिल से कि शैल वी बिगिन विद द टेस्ट, दिल एक्चुअली आस्क यू एंड सर्टेनली वी नीड टू से यस. एंड आफ्टर दैट आपका टेस्ट शुरू होता है जिसमें वो आपको पहले जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद
क्यू कार्ड और उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन। साइड पे एक रिकॉर्डर होता है जिसमें आपकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है जो भी आप आंसर्स देते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर के पास पेपर्स होते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर होता है जिस पेपर में वो पहले मेंशन करते हैं कि आपने कितने बजे एंटर किया था रूम में। उसके बाद वो आपको जज करते हैं आपने जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं उसके ऊपर। आफ्टर दैट जब आपका टेस्ट खत्म हो जाता है वो रिकॉर्डर को बंद कर देते हैं एंड वहां पे आपके जाने वाला टाइम लिख देते हैं, आपका पासपोर्ट वो आपको वापस कर देते हैं। एंड इसके अलावा वो ये भी मेंशन करते हैं दैट दिस इज द एंड ऑफ योर स्पीकिंग टेस्ट, यू मे गो नाउ और यू मे लीव नाउ। सो आपको ये टेंशन या एकदम कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि उस दिन क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन है। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है स्पीकिंग का, इवन रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग का भी। बट स्टिल किसी को डर लगता है पेपर देने से पहले या वहां पे जाने से पहले, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। झिझकिए मत कि आपको पता नहीं है वहां पे जाके क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, मुझे पता नहीं, मेरा पहली बार है वहां पे करना, पेपर देने। सो कंफ्यूज नहीं होना है, वी आर देयर टू हेल्प यू। हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं। इवन अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल करें या डैफोडिल्स की किसी भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। टिल देन दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ, गुड बाय, टेक केयर। नमस्कार, मैं नाजुक आप सबका ट्रुथ ऑफ आइल्स में स्वागत करती हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स वांट्स टू गो अब्रॉड। हर कोई बाहर की ओर भाग रहा है, चाहे वो पीआर हो, वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा। बट इन सब के लिए आइल्स एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस और कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे आइल्स इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि घर घर में एक आइल्स इंस्टीट्यूट खुल चुका है तो वो गलत नहीं है। बट वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन लोगों को आइल्स की नॉलेज तक नहीं है। बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, जिसके कारण बच्चों के 4.5, 5.5 बैंड्स आ रहे हैं। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए आइल्स एग्ज़ाम एक हवा बन चुका है और ऐसे स्टूडेंट्स शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं और लोग उन्हें फ्री की एडवाइस दे रहे हैं कि पैसे दे के बैंड्स खरीदे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी अवेयर यू दैट आइल्स का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड ई-सॉल एग्जामिनेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के पास कोई भी पावर नहीं है उसमें चेंजेस लाने के लिए। सो बीवेयर ऑफ दोज पीपल हु आर सेइंग दैट पैसे दे के बैंड्स खरीद लो। उन लोगों का तो बचो जो कि लाखों रुपए लेके पल्ले कुछ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स, इवन आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे या जो स्टूडेंट इसमें इंडल्ज हैं उन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन लिए जा रहे हैं। इवन 5 साल के बैन भी लगाए जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर। सो शॉर्टकट के चक्कर में अपने करियर के साथ रिस्क ना लो। Invest your money and time wisely while choosing an IELTS institute. Make sure that it should be a licensed institute where you'll get the trained and experienced trainers. I hope this information will help you. I'll see you guys next week with the new information only at Truth of IELTS. Till then, this is Nazuk signing off. नमस्कार, मैं नाजुक आप सबका ट्रुथ ऑफ आइल्स में स्वागत करती हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स वांट्स टू गो अब्रॉड। हर कोई बाहर की ओर भाग रहा है, चाहे वो पीआर हो, वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा। बट इन सब के लिए आइल्स एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस और कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे आइल्स इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि घर घर में एक आइल्स इंस्टीट्यूट खुल चुका है तो वो गलत नहीं है। बट वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन लोगों को आइल्स की नॉलेज तक नहीं है। बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, जिसके कारण बच्चों के 4.5, 5.5 बैंड्स आ रहे हैं। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए आइल्स एग्ज़ाम एक हवा बन चुका है और ऐसे स्टूडेंट्स शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं और लोग उन्हें फ्री की एडवाइस दे रहे हैं कि पैसे दे के बैंड्स खरीदे जा सकते हैं।
स्टूडेंट्स, लेट मी अवेयर यू दैट IELTS का एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड ई-सॉल एग्जामिनेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें IDP और ब्रिटिश काउंसिल के पास कोई भी पावर नहीं है उसमें चेंजेस लाने के लिए। सो बीवेयर ऑफ दोज पीपल हु आर सेइंग दैट पैसे देके बैंड खरीद लो, उन लोगों का तो बचो जो कि लाखों रुपए लेके पल्ले कुछ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स, इवन IDP और ब्रिटिश काउंसिल इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे या जो स्टूडेंट इसमें इंडल्ज हैं, उन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन लिए जा रहे हैं। इवन 5 साल के बैन भी लगाए जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर। सो शॉर्टकट के चक्कर में अपने करियर के साथ रिस्क ना लो। Invest your money and time wisely while choosing an IELTS institute. Make sure that it should be a licensed institute where you'll get the trained and experienced trainers. I hope this information will help you. I'll see you guys next week with the new information only at Truth of IELTS. Till then, this is Nazuk signing off. Hi everyone, Nazuk this side. In your favorite show Truth of IELTS. आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, जिनमें बच्चों को राइटिंग टास्क में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्या हो सकती है? वेल, क्या हमें हर पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़नी है? क्वेश्चन मार्क। क्या हमें एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है या स्पेस छोड़ के लिखना है? मतलब बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके कि मुझे आते जाते कई बच्चे पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि मैम हम यहाँ पे बठिंडा में पढ़ रहे हैं, हम बरनाला में पढ़ रहे हैं, पटियाला में पढ़ रहे हैं और हमें कंफ्यूज है हम लोग कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है। वेल, तो आज मैं इस चीज का आंसर देने जा रही हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था, हम स्पेस छोड़ के लिखते थे। मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ दी और हमने लिख दिया। पहले का जमाना मतलब जब कंप्यूटर्स वगैरह भी नहीं होते थे, तब हम स्पेस छोड़ के लिखते थे सो दैट जो रीडर है उसको क्लियर हो जाए कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई हुई है एंड उसके बाद हम जब लिखते हैं या टाइप करते हैं तो हम हर पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखते हैं सो दैट जो रीडर है उसको क्लियर हो जाए कि हमारी बात जहां पे हमने खत्म की उसके बाद ये अलग बात शुरू हो रही है। इसी के लिए हमें पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी पड़ती है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। सो गाइज, अगली बार कंफ्यूज नहीं होना है। हमने हर पैराग्राफ के बाद पहले तो हमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखना है एंड यस, राइट साइड भी हमने स्पेस नहीं छोड़नी है। जितनी लाइन है उतना ही लिखना है, लाइन के बाहर नहीं जाना है, ये लाइन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद एक जब पैराग्राफ खत्म होता है, अगेन लीव द लाइन, देन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड यू नीड टू अगेन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इससे आपका जो पैराग्राफ है वो प्रॉपर रहेगा, सिस्टमैटिक वे में चलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, गाइस प्लीज फील फ्री टू कॉल एट 9216609206। माय नेम इज नाजुक। आप कभी भी फोन कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे ऑफिस में विजिट करके। बट यस, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, वी आर देयर टू हेल्प यू। टिल देन, दिस इज नाजुक साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Hey guys, this is Nazuk. I welcome you all in Truth of IELTS. Firstly, thank you so much for giving such a stupendous response on our first video. Today we are having our second episode in which we are going to discuss about the myths related to IELTS speaking test. बहुत सारे बच्चे ने जिन्होंने बहुत सारा कंफ्यूजन है कि IELTS स्पीकिंग टेस्ट आंसर्स किधर दिते जान जिदे विच वो हाई स्कोर्स कर लेन। Even some students think that speaking test is more like maths than English. Students ਨੂੰ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि केड़ा सही ते गलत आंसर है। गाइज, कोई भी सही या गलत आंसर नहीं है जे गल की जाए कंटेंट दी। ईवन जो एग्जामिनर है वो तुहानू कुछ एरियाज जज करता है, जिवें फ्लुएंसी, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन। दैट मीन्स 7 students can give 7 different answers by keeping in mind these points. कई स्टूडेंट्स मेरे को आंदे नहीं, वो कहते ने कि मैम साडा एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सी, साडा एग्जामिनर बहुत रूड सी। उन्हों का मनना है कि एग्जामिनर के बिहेवियर उत्ते उन्हों का IELTS रिजल्ट डिपेंड करता है।
Students, let me clear you, it is not examiner's job to be your friend or your enemy. The determined factor is you and your content. I must say that Rome was not built in a day. You need to do the practice, as practice makes a man perfect. So choose your institute wisely, as you are solely responsible for your failure and for your success. Till then, I am Nazuk signing off. Thank you. Hey everyone, Nazuk this side. Welcome you all in Truth of IELTS. After the first and second episode, I have received so many phone calls from students across Punjab regarding their confusion on different topics. जिन्हां विचों अज मैं दो चीज़ां उत्ते गल करन जा रही हां। पहला कि जनरल वाले दिन एकेडमिक दा पेपर ईजी हुंदा है, दूजा पेपर किहड़े शहर 'च देना चाहिदा है। आओ पहला गल करिए उन्हां स्टूडेंट दी कन्फ्यूजन उत्ते जिन्हां नूं लगदा है कि जनरल वाले दिन एकेडमिक दा पेपर ईजी हुंदा है। उन्हां दा इह भी मनना है कि उस दिन लिसनिंग ते राइटिंग टास्क 2 मॉड्यूल बहुत ही ईजी हुंदे ने। स्टूडेंट्स, जनरल पेपर हो या ना हो, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होता कि इसमें कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल इजी होगा। अगर ये सब होता तो जो बच्चे इस दिन पेपर देते हैं उनके बैंड स्कोर अच्छे आते और दूसरों के कम। आओ हुण गल करिए उन्हां बच्चों की जिन्हां ने मैनूं सब तो ज़्यादा कॉल्स करियां ने यह पुछण लई कि एग्जाम किहड़े शहर 'च दईए, बठिंडा, जलंधर, मोगा या पटियाला। प्यूपिल्स, एग्ज़ाम हर जगह सेम आता है और चेकिंग में कोई भी लीनियंसी या सिटी वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चेकिंग के लिए एग्जामिनर के पास पेपर कलेक्टिवली जाते हैं जो कि चेकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग उनमें बैंड स्कोर दिए जाते हैं, तो इसमें सिटी का कोई भी रोल नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं जो है 92-166-09206. Till then, this is Nazuk signing off. Bye-bye. Hi everyone, Nazuk this side in the 4th episode of Truth of IELTS. Today, I'm going to discuss on a very serious issue. Yes, you heard right. Serious. I met so many students and was shocked when they asked me, "Ma'am, IELTS ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ?" Guys, what are you saying? IELTS कोई 3 या 6 महीने का वोकेशनल कोर्स नहीं है। ये एक टेस्ट है जो कि बेस्ड है टेक्निक्स के ऊपर एंड फॉर्मूलाज के ऊपर। जैसे कि हम बात करें रीडिंग मॉड्यूल की, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और हर टाइप के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। इसके लिए प्रेपोजिशन एंड टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टेक्निक के साथ हम फॉल्स एंड नॉट गिवन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये टेक्निक्स बच्चों को बताई नहीं जाती हैं। अगर ये टेक्निक्स पता हो तो IELTS का पेपर 1 मंथ में भी क्रैक किया जा सकता है, चाहे वो CBSE बोर्ड का स्टूडेंट हो या पंजाब बोर्ड का। अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो IELTS में रीडिंग मॉड्यूल एकेडमिक में रिक्वायरमेंट मैक्सिमम जो है वो है 6.5 बैंड्स। बच्चे इसी प्रेशर के साथ स्कोर नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। गाइस, आइए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं। हम सब जानते हैं रीडिंग है 1 आवर की, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एकेडमिक की रीडिंग में होते हैं 3 पैसेजेस 1, 2 एंड 3। तीनों पैसेजेस में टोटल क्वेश्चंस है 40, जिसको डिवाइड किया जाता है 13, 13 एंड 14। अगर मैं टाइम लूँ इसमें तो मैं एक पैसेज को दूंगी 18 मिनट्स, दूसरे को 18 मिनट और तीसरे को 20 मिनट, जहाँ पे मैंने 4 मिनट्स अपने सेव कर लिए हैं। अब मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि 13 के 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई विल टेक 9 क्वेश्चन इन पैसेज 1, 9 क्वेश्चन इन पैसेज 2 एंड 10 क्वेश्चन इन पैसेज 3। 9 + 9 + 10 इज इक्वल टू 28। पर क्वेश्चन मैं दूंगी 2 मिनट एंड बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं 4 मिनट में सॉल्व करूंगी। अगर मैं अच्छे तरीके से 9 + 9 + 10 को सॉल्व करूंगी तो मेरा बैंड स्कोर आएगा 6.5, विच यू कैन इजीली गेट। So please don't get confused. You can easily score bands in all the modules only if you know the formulas and techniques.
अगर किसी को भी ये टेक्निक्स और फॉर्मूलाज के बारे में पता नहीं है, they can visit me personally, but yes, you have to take the appointment first on the given number. Till then, this is Nazuk signing off. Bye bye. Take care.